जब जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापना की कल्पना या बात की जाती है, हमेशा उस कड़ी में बक्सर का युद्ध जो है सबसे पहला आता है। जी हां, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में ब्रिटिशर्स और बंगाल के उस समय शासित लोगों के मध्य हुआ था। यह बक्सर का युद्ध जो था अंग्रेजों के लिए काफी निर्णायक, महत्वपूर्ण और शानदार युद्ध रहा है। इस बक्सर के युद्ध ने यह बता दिया कि अब भारत या बंगाल में रूल कौन करेगा, शासन कौन करेगा। यदि हम बक्सर के युद्ध को सिलसिलेवार देखना चाहें तो सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि पर हमें गौर करना पड़ेगा। जब बंगाल में नवाबों का शासन चल रहा था तो उसी समय सिराजुद्दौला, जो कि काफी स्वाभिमानी, योग्य और शानदार नवाब था, उसने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए मीर जाफर को बंगाल के नवाब का तोहफा मिला और जैसे ही सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हारा, मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। मीर जाफर देखते ही देखते अंग्रेजों की लालसा और महत्वाकांक्षा को पूरी करता गया। मीर जाफर अब भारतीय इतिहास में क्लाइव का गधा कहलाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के अनुसार वो चलता गया। रॉबर्ट क्लाइव जैसा जैसा बोलता गया वैसा वैसा मीर जाफर उसकी जितने भी आकांक्षाएं थी उन आकांक्षाओं को वो पूरा करता रहा। मीर जाफर के कारण बंगाल में पूरी तरह से अराजकता, उसके राजकोष और जमींदारों के बीच असंतोष की भावना फैलती गई। हालवेल नामक एक अंग्रेज जो था, उसने इन सभी के पीछे जवाबदार या रिस्पॉन्सिबल मीर जाफर को ठहराया और मीर जाफर को अंग्रेज अब बंगाल के नवाब के पद से हटाने का सोचने लगे। मीर जाफर का जो लड़का था हाल ही में खत्म हुआ था, इसलिए मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को 1760 के आसपास बंगाल का नवाब बनाया गया। यह जो मीर कासिम था, अंग्रेजों के संधि के थ्रू बंगाल का नवाब बना और मीर जाफर को हटा दिया गया। इसी को 1760 के बंगाल की क्रांति के रूप में आप जानते हैं। जी हां, यदि आप नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, 1760 के बंगाल की क्रांति के रूप में मीर जाफर का बंगाल के नवाब के पद से हटाया जाना और मीर कासिम को बैठाया जाना ही कहलाता है। 1760 के पश्चात जब मीर कासिम अंग्रेजों को कुछ रकम और कुछ क्षेत्र देकर बंगाल का नवाब बना, तो उसने यह कसम खा लिया था कि जो मेरे ससुर या मीर जाफर ने किया है मैं वो नहीं करने वाला। इसीलिए सबसे पहले उसने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके मुंगेर कर दिया, ताकि वो अंग्रेजों की लालसा और महत्वाकांक्षा से डिस्टेंस मेंटेन करके चले। ठीक है। मीर जाफर के पश्चात जो मीर कासिम था, हुबहू अली वर्दी खां जैसे योग्य, स्वाभिमानी और शानदार नवाब था। इसने अंग्रेजों से हमेशा लोहा लेने का ठाना और जो अंग्रेज ने उस समय बंगाल में अराजकता मीर जाफर के थ्रू फैलाया था, बंगाल में जो हाल बुरी तरह से एकदम गड़बड़ चल रहा था, उस सभी चीजों को अपनी योग्यता के साथ मीर कासिम ने ठीक कर दिया। और इसी बीच में जो एक चुंगी कर, ये चुंगी टैक्स लगा करता था, उसको मीर कासिम ने अंग्रेजों से बिना डिस्कस किए मार्च 1763 में हटा दिया। कंपनी या ब्रिटिशर्स इसे अपने स्पेशल राइट्स या विशेषाधिकार का हनन मानने लगे और मीर कासिम से काफी नाराज हुए। देखते ही देखते इन दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गया। किसके किसके बीच में? मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में। यह जो अनबन था, किसे मालूम था आगे चल के एक युद्ध के रूप में बदल जाएगा।
यह तो होना तय था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थी बंगाल का नवाब हमारा कठपुतली हो, लेकिन मीर कासिम तो ठहरा स्वाभिमानी। उसने कभी जो है अंग्रेजों के पथ पर चलना नहीं चाहा, और इसी के कारण इन जो दोनों के बीच में डिस्टेंस और 36 का आंकड़ा बढ़ता चला गया। देखते ही देखते जब 1764 के अक्टूबर का माह आया, तो अब यह तय हो गया कि अंग्रेज और मीर कासिम के बीच अब युद्ध होना है। यह युद्ध जो है बक्सर के मैदान में लड़ा गया, इसलिए इस युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा जाता है। बक्सर का युद्ध जो है 22 या 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। आप यह याद रखें कि एक तरफ जो है कंपनी या ब्रिटिशर्स थे, जिसमें हेक्टर मुनरो सेनापति के रूप में सामने आएगा, और एक तरफ जो है आपका मीर कासिम था। मीर कासिम यह जानता था कि सिराजुद्दौला के साथ जो हुआ है वो मेरे साथ भी होने वाला था, इसीलिए सबसे पहले उसने मीर कासिम ने अपने पास के अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संपर्क किया। शुजाउद्दौला उस समय काफी ताकतवर और एक अच्छी कद काठी हस्ती सेना रखने वाला जो है नवाब था। शुजाउद्दौला से जब उसने बात किया तो शुजाउद्दौला ने इस बात के लिए हामी भर दिया कि हां, मैं युद्ध में आपके साथ रहूंगा। साथ ही साथ उस समय मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। किसी भी तरीके से मुगल बादशाह शाह आलम भी मीर कासिम के साथ शामिल हो गया। मीर कासिम को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मुगल सम्राट शाह आलम बिना पेंदी का लोटा है, कभी भी अंग्रेजों की तरफ वो जो है पलट सकता है। 22 अक्टूबर 1764 को जब यह युद्ध लड़ा गया, तो इस युद्ध में जब शाह आलम द्वितीय ने मीर कासिम की सेना को कमजोर पाया, तो वो जो है हौले से धीरे धीरे अंग्रेजों की तरफ शामिल हो गया। भले ही इस युद्ध में अंग्रेजों के पास जितने तोप थे, अंग्रेजों के पास जितनी सेना थी, उससे जस्ट डबल मीर कासिम के पास था, लेकिन वही हुआ जो नियति को मंजूर था। इस युद्ध में मीर कासिम की बुरी तरह से हार हुई। मीर कासिम जो है किसी भी तरह से दिल्ली की ओर भाग गया, और इस युद्ध में अच्छी तरह से और शानदार तरीके से अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध ने यह बता दिया कि भारतीय कभी झुकेंगे नहीं। मीर कासिम झुक नहीं सकता। उसने लड़ा, उसकी जितनी भी शक्ति थी उसने लड़ा, लेकिन जब जब भारत में युद्ध हुआ है तब तब हर घर में एक विभीषण था। इसमें शाह आलम द्वितीय यदि मीर कासिम के साथ रहता तो निश्चित तौर पर यह तय था कि मीर कासिम जो है जीतता, और मीर कासिम की जो मंशा थी अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है, वो यह मंशा इसी समय जो है तय हो जाता। इस युद्ध के पश्चात यह तय हो गया कि अब अगला रूल या शासनकर्ता कौन होगा। यह बक्सर का युद्ध एक डिसीजन मेकिंग युद्ध था, जिसमें अंग्रेज बुरी तरीके से भारत पर हावी होने लगे, और देखते ही देखते 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर के युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद में शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के साथ जो संधि या समझौता हुआ था, उसी को 1765 के इलाहाबाद के संधि के रूप में हम जानते हैं। यह इलाहाबाद की संधि जो है दो लोगों के साथ हुआ, एक शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 को, जबकि दूसरी ओर 16 अगस्त 1765 को यह संधि जो है शुजा-उद-दौला अवध के नवाब के साथ हुआ था। अब आप सोचेंगे कैसे यह शाह आलम और शुजा-उद-दौला के साथ युद्ध हुआ था। अंग्रेजों का कहना था भाई कि जब मेरी दुश्मनी जो है नवाब के साथ था, तो तुम दोनों इस युद्ध में क्या कर रहे थे। इसीलिए पहला जो संधि हुआ शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ। शाह आलम द्वितीय ने अपने आसपास जो उसके क्षेत्र अधिकार में थे, बंगाल बिहार की जो दीवानी थी, वो अंग्रेजों को सौंप दिया,
और 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के साथ अपना सुख भोगने लगा। जबकि दूसरी संधि सुजाउद्दौला के साथ थी। सुजाउद्दौला ने जो है कड़ा मानिकपुर अवध का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों को सौंप दिया, उसकी दीवानी अंग्रेजों के पास चली गई और कुछ क्षेत्र को लेकर अपने पास रहने लगा। यह जो इलाहाबाद की संधि थी इसने जो है द्वैत शासन को जन्म दिया और द्वैत शासन के फलस्वरूप जो राजस्व या दीवानी का अधिकार था अंग्रेजों के पास चला गया। 1765 के इलाहाबाद की संधि ने एक शासन की नई पद्धति को जन्म दिया जो रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज थी, जिसे द्वैत शासन कहा जाता है। इस द्वैत शासन में शासन को दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। एक जिसमें राजस्व वसूलने या दीवानी वसूलने का कार्य अंग्रेजों ने अपने पास रखा, जबकि शासन प्रशासन करने के लिए भारतीय शासकों को यह छोड़ दिया। और इस तरह से इस इलाहाबाद की संधि ने आगे ब्रिटिशर्स के शासन को जन्म दिया। ब्रिटिशर्स जो है धीरे धीरे भारत में बंगाल में अपने गवर्नर नियुक्त किए गए। गवर्नर जो है दर बदर बदलता रहा और साथ ही साथ इनकी जो नीतियां हैं भारतीय में या भारतीयों में शासन करने के लिए भी आपका एक से एक नया रूल आता रहा। धीरे धीरे जो है देखते ही देखते पूरा भारत अंग्रेजमय हो गया और भारत में गुलामी की बेड़ियां जो है अच्छी तरह से पकड़ बना ली। धन्यवाद।